हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में। तो जैसा कि ये वीडियो है आपका सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। प्रीवियस ईयर 2023 का करवा रहे हैं। जो भी बच्चे लोग बिहार डीएलएड 2024 में एग्ज़ाम देंगे उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन लेकर इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, विधान परिषद की स्थापना को भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश में परिभाषित किया गया है। मतलब भारत का जो संविधान है उसके किस अनुच्छेद में विधान परिषद, तो विधान परिषद का किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो याद रखिएगा 169 में किया गया है। किस में किया गया है? 169 में किया गया है। तो आपका 169 याद रखना है। और बचे हुए जो है आर्टिकल, तो 170 में किसका उल्लेख है? तो याद रखिएगा विधानसभाओं के गठन से संबंधित 170 अनुच्छेद में लिखा हुआ है। ठीक है, और 172 में क्या लिखा हुआ है? तो इसमें लिखा हुआ है राज्य विधायकों के कार्यकाल से संबंधित है। ठीक है, राज्य विधायकों के कार्यकाल से संबंधित है। और 175 अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है? राज्यपाल का सदन अथवा सदनों को संबंधित करने तथा उन्हें संदेश देने का अधिकार से संबंधित है। मतलब याद शॉर्ट में रखिएगा याद, राज्यपाल के बारे में। ठीक है, तो इतनी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक ऊर्जा, इसको थोड़ा पतला कर लेते क्या? तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछा है। तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण पहले तो है, कौन कौन है? तो इसमें आपका प्राकृतिक गैस आपका प्राथमिक ऊर्जा में आता है। दूसरा, पेट्रोलियम भी प्राथमिक ऊर्जा में आता है। तीसरा, कोयला भी प्राथमिक ऊर्जा में आता है। लेकिन यहाँ पूछा है नहीं है तो नहीं है, कौन नहीं है? तो ये आपका विद्युत होगा। विद्युत आपका द्वितीयक ऊर्जा में आता है, क्योंकि ये सब प्राथमिक ऊर्जा का उपयोग करके हम विद्युत को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्राथमिक ऊर्जा में नहीं आता है। कौन? विद्युत। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो गया बी राइट। आगे, तेलुगु स्वाभिमान का नारा किस राज्य में दिया गया? आपसे पूछ रहा है कि तेलुगु स्वाभिमान का नारा किस राज्य में दिया गया था? तो हमेशा याद रखना है आंध्र प्रदेश में दिया गया था। ठीक है, तेलुगु स्वाभिमान का नारा आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में 1983 में तेलुगु देशम पार्टी के नेता एनटी रामाराव ने दिए थे। आपको उतना नहीं है, चलिए खाली याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में दिया गया था। 2011 जनसंख्या के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीयक कार्यों में लगी हुई है? तो ये ऑप्शन सी याद रखना है। ठीक है, आगे, किस पत्तन का नया नाम जवाहरलाल नेहरू पत्तन रखा गया था? किस पत्तन का? तो ये आपका है मुंबई में। कहाँ पर है ये? मुंबई पत्तन का नाम रखा गया था जवाहरलाल नेहरू पत्तन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इस पत्तन की स्थापना हुई थी 1988 से 1989 में। इस समय इस पत्तन की स्थापना हुई थी।
और इस पत्तन के बारे में इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। ये भारत का सबसे बड़ा कैसा बंदरगाह था, तो कंटेनर बंदरगाह है, जो नवी मुंबई में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नवी मुंबई में। तो मैंने सारा डिटेल आपको बता दिया कि जवाहरलाल नेहरू पत्तन कहाँ पर है, तो मुंबई में। आगे आइए, सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना किसने की थी, बताइए। सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना किसने की थी, तो थॉमस पाइन ने की थी। ऑप्शन बी याद रखिएगा। कॉमन सेंस की रचना कब की गई थी, तो याद रखिएगा 1776 में। ठीक है, आगे आते हैं। भारत में निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया के संचालन का दायित्व किस पर है? भारत में निष्पक्ष निर्वाचन का मतलब चुनाव का दायित्व किस पर है, तो आपका निर्वाचन आयोग पर। किस में है? निर्वाचन आयोग पर। ठीक है, तो ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं। इनमें से भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो हमेशा याद रखिएगा सबसे बड़ी जनजाति आपकी भील है। सबसे बड़ी जनजाति कौन है? भील है। जो कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो पहला याद रखना महाराष्ट्र में, और कहाँ पाई जाती है? छत्तीसगढ़ में, और गुजरात में, और राजस्थान में, और मध्य प्रदेश में, और त्रिपुरा में भी। ये सब जगह आपको भील जनजाति पाई जाती है। ठीक है, अब पूछ लेगा आपसे, अगर कभी पूछ ले भारत का दूसरा सबसे बड़ी जनजाति पूछ ले नाम, तो इसका क्या उत्तर दीजिएगा? उसका उत्तर देना गोंड। कौन सी जनजाति? गोंड जनजाति। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था, तो जेम्स वाट एक साइंटिस्ट थे, तो ये किस यंत्र का आविष्कार किए थे, तो ये किए थे वाष्प इंजन का आविष्कार किए थे। ऑप्शन बी राइट हो गया। अच्छा, बचे हुए ऑप्शन का भी जान लेते हैं। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था, तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार जॉन के ने किया था। और ये याद रखते हैं, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था, तो हम्फ्री डेवी ने किया था। और याद रखना है, पावर लूम का आविष्कार किसने किया था, कार्ट राइट ने किया था। तो ये सब भी ऑप्शन आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़िए। कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिहार से रिलेटेड है। तो आपका बेगूसराय में है। कहाँ पर है? बेगूसराय में है। और ये जो आपका कांवर झील जो है, इसका अन्य नाम क्या है, तो अन्य नाम में याद रखना, इसे पश्चिम बिहार का भी दर्जा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं।
भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में कौन सा देश शामिल नहीं था? तो आपका आंसर होगा सोवियत संघ नहीं शामिल था, ठीक ना। सोवियत संघ आपका शामिल नहीं था। और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? आपसे पूछ दे, द्वितीय विश्व युद्ध, मैं एक बार अच्छा से लिख देता हूँ, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो याद रखना 1939 में हुआ था, ठीक है। धुरी राष्ट्र में कौन कौन थे? अगर सोवियत संघ नहीं था तो धुरी राष्ट्र में कौन कौन थे? उनका तो नाम आना चाहिए ना, याद होना चाहिए, तो हम करवा देते हैं नाम याद। इसमें याद रखना जर्मनी था, जापान था, इटली था, ये सब धुरी राष्ट्र में शामिल थे, लेकिन सोवियत संघ शामिल नहीं था। तो सोवियत संघ जो है, जिसे रूस भी कहते हैं, ये ब्रिटेन तथा अमेरिका मित्र राष्ट्र में शामिल था, ठीक है। आगे आइए, बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है? तो हमेशा याद रखना है मैग्नीज का किया जाता है। और ये बालाघाट जो खान है ये कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। आगे आइए, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल का उदाहरण है? एक होता है खरीफ फसल, एक होता है रबी फसल, एक होता है खरीफ फसल, एक होता है रबी, मैं अच्छा से लिख देता हूँ, रबी बो है ये, ठीक है, रबी फसल। तो खरीफ फसल और रबी फसल दोनों में थोड़ा सुन लीजिए कि आपका जो है खरीफ फसल ये किस महीने में होता है, इसकी बुआई कब की जाती है? इसे जो है जून जुलाई महीने में, इसे जून जुलाई महीने में बोया जाता है। इसे क्या कहें? बोया जाता है। इसे जून जुलाई महीने में बोया जाता है। काटा कब जाता है? तो इस फसल को सितंबर अक्टूबर में, इस फसल को सितंबर अक्टूबर महीने में काट लिया जाता है, काटा जाता है। तो इसका उदाहरण क्या हो जाता है? तो इसका उदाहरण है आपका चावल, ठीक है। जून जुलाई में क्यों बोते हैं? क्योंकि जून जुलाई क्या होता है? वर्षा का मौसम होता है और चावल का फसल को पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, इसलिए इसे खरीफ फसल को जून जुलाई के महीने में बोया जाता है। रबी फसल के बारे में सुन लीजिए, रबी फसल कब बोया जाता है? तो इसे सितंबर अक्टूबर महीने में बोया जाता है, ठीक ना, ध्यान से सुनिएगा थोड़ा, बोया जाता है। और इसको काटा कब जाता है? तो अप्रैल और मई में इसे क्या करते हैं? इसकी कटाई कर ली जाती है, ठीक ना। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? इसका उदाहरण आपका मटर, चना और गेहूं हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से ऑप्शन हो गया आपका ए, ठीक ना। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन एक डेयरी पशु नहीं है? नहीं पे ध्यान दीजिएगा। गाय तो है, ये गाय है, भैंस है, ऊँट है,
सॉरी बकरी है, ऊँट डेयरी पशु नहीं है। ये ऊँट जो है डेयरी पशु नहीं है, मतलब ये दूध देता है कि नहीं देता है, ये दूध ये डेयरी पशु में नहीं आता है। ठीक है। पृथ्वी के अक्ष के सिरों को क्या कहते हैं? मान लीजिए पृथ्वी है, ये जो अक्ष है ये, और ये कि अक्ष है, इसे क्या कहते हैं? इस अक्ष सिरे को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ध्रुव। इसे क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। तो ऑप्शन बी राइट हो गया। इनमें से किस देश को सामाजिक विभेदन के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? तो याद रखिएगा, यूगोस्लाविया को किया गया था। रेशम मार्ग कहाँ से शुरू होता है? रेशम मार्ग चीन से शुरू होता है। एलन नीनो की उत्पत्ति किस देश के तट पर होती है? तो एलन नीनो की उत्पत्ति किस देश के तट पर होती है? तो ये पेरू। कहाँ पर? पेरू, याद रखिएगा। एल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है जो हर 5 या 10 साल बाद प्रकट होता रहता है। पूर्वी प्रशांत महासागर में यह पेरू के तट पर निकट उसमें समुद्री धारा के रूप में उत्पन्न होती है। कहाँ पर? पेरू। आगे, बोबन राजवंश जिसे फ्रांसीसी क्रांतिकारी के दौरान अपदस्थ कर दिया गया था को डैश की संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद सत्ता को बहाल किया गया था। किसकी संधि पर? तो याद रखिएगा, वियना की संधि पर। ठीक है। फ्रांस में नेपोलियन द्वारा बीबोन राजवंश को फ्रांसीसी क्रांति के दौरान अपदस्थ कर दिया था, जिसे 1815 में, ये कब हुआ था संधि? 1815 ईस्वी में वियना की संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद पुनः सत्ता में बहाल किया गया था। ठीक है। तो आपके मैंने 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन, जिसका थोड़ा डिस्कशन आपको चाहिए था, उस लेवल से मैंने कंप्लीट करवा दिया। ये आपका प्रीवियस ईयर सेट चल रहा है सामाजिक अध्ययन का। तो जो भी बच्चे लोग वीडियो से जुड़े हैं वो वीडियो पूरा अगर अंत तक देखे हैं तो उनको धन्यवाद। और वीडियो पूरा देखिए फ्रेंड्स, आप ही के लिए है और आपको मदद ज़रूर करेगा। कहीं ना कहीं जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो ये क्वेश्चन आपको रिपीट हो सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि आपका प्रीवियस ईयर है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।